बैक टू एनसीजीसी। जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो है अकबर द ग्रेट। तो अकबर द ग्रेट पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जनरल स्टडीज़ में अब कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता है कि मुझे आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली इंडियन पॉलिटी में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में भी, मिडीवल में या मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टॉपिक लगता है कि इस सीरीज़ के अलावा कि मेरे अब आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़रूरी है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तो आज शुरू कर रहे हैं अकबर द ग्रेट। तो अकबर द ग्रेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने इससे पहले हुमायूं पढ़ा और देखा कि जब हुमायूं को बेदखल कर दिया था हुकूमत से, तो वो दर बदर भटक रहे थे। उसी दौरान उनकी शादी हमीदा बानो या हमीदा बेगम से हुई थी, जो एक सूफ़ी थे जिनका नाम था शेख अली अकबर जामी। उनकी बेटी थी, उनसे शादी हुई और जंगल वहाँ पर भटकते भटकते अमरकोट पहुँचे, पंजाब अमरकोट, जो अब सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, वहाँ ये पैदा हुए। और उस टाइम हुमायूं का दौर अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ दिन बाद हुमायूं उनको कामरान के पास छोड़ जाते हैं, अपने भाई कामरान के पास काबुल में। और कामरान की भी जब नीयत डोल जाती है और वो चाहते हैं कि मैं सल्तनत पर कब्ज़ा कर लूँ, तो वो किडनैप कर लेते हैं, एक तरीके से इनको बंदी बना लेते हैं अकबर को। अकबर 5 साल के ही होते हैं और उस टाइम हमला करते हैं ईरान के बादशाह की मदद से अकबर, और काबुल को फतेह करके अकबर को छुड़ा लेते हैं। अब अकबर हिंदुस्तान आ जाते हैं, दिल्ली की सल्तनत पे जब ये बैठते हैं, 13 साल के होते हैं तो इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। हुमायूं की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। हुमायूं की मौत के वक्त इनका एक बहुत वफादार इनके साथी बैरम खान इनके साथ होते हैं, और बैरम खान इन्हें जो है कालानूर, जो आज गुरुदासपुर पंजाब में है, वहाँ कालानूर ले जाते हैं। और वहाँ पर पहले तो ये खबर छुपाई जाती है काफ़ी दिन तक कि हुमायूं फौत हो गए या मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो गई है। पर ये धीरे धीरे बात जब फैल जाती है तो बैरम खान इनको 27 जैन 1556 को ले जाते हैं और वहाँ इनका कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक होता है। और इधर ये खबर दिल्ली तक फैल जाती है। तो दिल्ली के तख्त पर लोदीज का गवर्नर था, लोदीज का सुप्रीम कमांडर था, जिसका नाम था हेमू। वो अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करके दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट करता है। किसका? विक्रमादित्य के नाम से टाइटल हेमू। और वहाँ से चल देता है। इधर से बैरम खान फौज लेकर, अकबर के गार्जियन के तौर पर बैरम खान फौज लेकर चलते हैं, और इधर से हेमू चलता है और उसी जगह वो पहुंचते हैं पानीपत के मैदान में, जहां बाबर ने इतिहास रचा था और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत स्थापित की थी। तो वहीं ये पहुंचते हैं और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। और इस बैटल के अंदर अकबर की जगह, अकबर तो 13 साल कुछ महीने, अप्रोक्सीमेटली 14 साल के होते हैं। देखिए 1542 में पैदा हुए हैं, 56 में लड़ाई हुई है, तो ऑलमोस्ट 13 महीने 13 साल कुछ महीने के होते हैं। तो उनके बैरम खान उनकी जगह लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ी हाथियों की फौज के साथ हेमू लड़ रहा होता है। और कहीं से तीर आके हेमू की आंख में लगता है और हेमू की फौज समझती है कि हेमू मर गया और फौज में भगदड़ मच जाती है। और उसका फ़ायदा उठा के बैरम खान यानी अकबर की फौज हावी हो जाती है। हेमू मरा नहीं होता है, फिर वापसी करना चाहता है जंग में, पर वापसी नहीं कर पाता और यहाँ उसको पकड़ लेता है बैरम खान और अकबर के सामने लाता है। कहा जाता है कि अकबर, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर उसने कहा कि कत्ल करो, तो उसने मना कर दिया कि मैं बेड़ियों में जकड़े हुए आदमी को कत्ल नहीं करना चाहता। तो बैरम खान ने उसको मार दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैरम खान अकबर का 18 साल की उम्र तक गार्जियन रहा। हु वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर अंटिल ही अटेंड 18 ईयर ओल्ड। तो जब तक वो 18 साल का नहीं हुआ, तो अकबर का जो बैरम खान थे वो गवर्नर बन गए, उनके गार्जियन बन गए। अब ये कमांडर इन चीफ भी थे, वजीर भी थे। अब इनकी ये इतना ज़्यादा दखल देने लगे बादशाहत में कि अकबर को बर्दाश्त नहीं होता था।
जब ये 17 साल के हुए तो अकबर ने क्या करा, इनको वजीर से बेदखल करके और हज पे भेज दिया। ये हज पे तो चले गए, ऊपर इनको लौट के आके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि मुझे गार्जियनशिप, मुझे वजारत से हटा दिया, वजीर से हटा दिया। तो ये बगावत पे राज़ी हो जाते हैं और अकबर के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं। अकबर, फिर इनको बैरम खान को पकड़ा जाता है और अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर इनको बहुत इज्जत से पेश आते हैं और दोबारा 50,000 रुपये दे के कहते हैं आप दोबारा हज पे जाइए। ये दोबारा हज पे चले जाते हैं, वहाँ इनको अगवान हमला करते हैं और ये मर जाते हैं। तो बैरम खान का यहाँ चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये 18 साल की उम्र तक अकबर का रूल कहलाया बैरम खान का। एक और बता दूं, एक अकबर की और डोमिनेंट लेडी थी उस दौर में, ये इनकी दाई माँ या फोस्टर मदर थी, इनकी दाई माँ थी महाम अंगा। तो ये भी अकबर पर इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए द डोमिनेंट लेडी ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, याद रखिएगा वो जोधा नहीं थी, वो डोमिनेंट लेडी थी महाम अंगा। तो यहाँ ये अकबर के स्टार्टिंग की नहीं हो गया। अकबर के बैटल्स जो है मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहली वीडियो तो उनका ये बताने के लिए था किस तरीके से स्टार्टिंग हुई। तो अब देखते हैं अकबर ने क्या क्या वर्क किए, उनके 9 रत्न यानी 9 ज्वेल्स कौन थे और क्या क्या अकबर ने काम किए, उसके बारे में समझते हैं। फिर वीडियो के अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम बैटल समझ लेंगे, नहीं तो बैटल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो जानते हैं कुछ अकबर के करे गए कुछ काम इम्पोर्टेंट। तो जब अकबर का पीछा छूट गया बैरम खान से, अब उसके बाद उसने बहुत सारे सुधार किए हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से उसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। जैसे उसके सुधारों में एक जो है, उसने चाइल्ड मैरिज पर प्रोहिबिशन लगा दिया और लड़कों की उम्र 16 साल कम से कम मिनिमम 16 इयर्स हो और गर्ल्स की मिनिमम 14 इयर्स शादी की डिक्लेयर कर दी। दूसरा मसला ये था कि वो नहीं चाहता था कि धार्मिक इंटरफेयर हो, किसी तरह का धर्म का इंटरफेयर पॉलिटिक्स में हो। डिप्लोमेट भी था, सारी कम्युनिटी सारे रिलीजन को जोड़ के चलना भी चाहता था। तो उसने सबसे पहले तो पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया नॉन मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स उसको भी एबोलिश कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे, अकबर एबोलिश करेंगे, औरंगजेब फिर लगा देगा और आखिर में जहांदार शाह का वजीर जिनका नाम था सैयद, जो सैयद कहलाते थे, जुल्फ़िकार हुसैन, उन्होंने फाइनल एबोलिश किया। तो वो आगे पढ़ेंगे। तो फाइनल एबोलिश करने वाला जुल्फ़िकार हुसैन, री इंट्रोड्यूस करने वाला औरंगजेब और यहाँ एबोलिश करने वाले अकबर। तो इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले स्लेव सिस्टम को बैन किया। स्लेव सिस्टम क्या होता था कि जंग के बाद जो प्रिजनर्स होते थे उनको स्लेव में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो जंग प्रिजनर्स का स्लेव में कन्वर्ट करने को भी इन्होंने 1562 में इसको भी बैन कर दिया। इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला भी यही था। मनसबदारी, अगर आपसे पूछ ले कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, अकबर ने। 10 से लेकर और 7,000 तक मनसब हुआ करते थे और उस मनसब में 2 होते थे, एक ज़ात और एक सवार। ज़ात यानी पैदल वाले और सवार मतलब सवारी रखने वाले। उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी अकबर के पास से निकलती थी। इसके अलावा बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आए ये देसाल बंदोबस्त था। तो ये अकबर के नाम से, मगर अकबर के जो दरबार के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम टोडरमल था, तो माना जाता है ये उनका बनाया हुआ था। तो इसमें 10 साल के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था, इसलिए इसको देसाला बंदोबस्त कहा जाता है। अब क्या हुआ कि अकबर जो उसको जब ये दिखा कि मुस्लिम रिलीजन्स के साथ साथ और रिलीजन्स को भी साथ लेके चला जाए, तो उसने सूरह कुल कॉन्सेप्ट पर यानी पीस फॉर ऑल, ये यूनिवर्सल पीस के कॉन्सेप्ट पर दीन इलाही स्टार्ट किया 1582 में। और उसमें उसने सारे मजहब की कुछ कुछ बातें लेके उसको मनाया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये रिलीजन था, कुछ का मानना है कि ये रिलीजन ना हो के कोड ऑफ कंडक्ट था, एक आचार संहिता थी जो लोगों को पालन करना होती थी अकबर के द्वारा। बहरहाल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दीन इलाही का फर्स्ट पुरोहित कौन था,
तो फर्स्ट पुरोहित जो थे वो थे अबुल फजल। अबुल फजल पहले पुरोहित थे, पहले प्रीचर थे, और फर्स्ट नॉन मुस्लिम हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, पहले नॉन मुस्लिम जिन्होंने दीन इलाही एक्सेप्ट किया उनका नाम था राजा महेश दास। आई रिपीट माई क्वेश्चन, फर्स्ट नॉन मुस्लिम हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, राजा महेश दास, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? बीरबल नाम से। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि महेश दास, राजा महेश दास का रियल नेम या राजा महेश दास किस नाम से फेमस थे? बीरबल नाम से। तो ये नॉन मुस्लिम जिन्होंने दीन इलाही एक्सेप्ट किया। इसके अलावा इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 15 सूबों में डिवाइड कर रखा था। 15 सूबे होते थे। ये भी क्वेश्चन आया था कि अकबर के टाइम में कितने सूबे थे एडमिनिस्ट्रेशन के? 15 थे। यही वो रूलर है जो अजमेर पैदल गए। इसके अलावा और बहुत से काम हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इनके 9 रत्न कौन कौन से थे। तो उन 9 रत्नों का बात करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 9 रत्न की बात करते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि अकबर की टीम बड़ी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से अकबर 49 ईयर्स हुकूमत कर पाए। 1605 तक, कब से? 1556 से लेकर 1605 तक उन्होंने हुकूमत करी। तो उनकी अपनी टीम बहुत स्ट्रांग थी। खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि बचपन से बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का वक्त नहीं मिला और शौकीन भी नहीं थे। और पर अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों का काफ़ी इन्होंने जमावड़ा लगा रखा था, जिन लोगों ने बहुत हिंदुस्तान की किताबों को ट्रांसलेट किया, जिसके बाद जिक्र करेंगे कौन कौन सी किताबें ट्रांसलेशन इन्होंने करवाई, जैसे महाभारत और रामायण, ये सब कैसे वही इसके बाद जिक्र करेंगे। तो 9 रत्न जो थे उसमें एक तो बीरबल थे, जिनका रियल नेम था राजा महेश दास। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे इनके टाइम में। इसके अलावा एक थे अबुल फजल। इनको अक्सर लोग अकबर का चमचा भी कहते हैं कि ये अकबर के ख़ास लोगों में से एक थे। ये एक पोएट थे, स्कॉलर थे, और इन्होंने आयना अकबरी लिखी। दीन इलाही के पुरोहित भी यही थे। इसके अलावा ही वॉज किल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला। या बीर सिंह, तो बीर सिंह या वीर सिंह एक ही बात है। तो इनको जहांगीर मरवा देते हैं बीर सिंह बुंदेला के जरिए। तो ये थे इनके। इसके अलावा इनके एक पोएट और थे फेजी, जो अबुल फजल के भाई थे। सबसे इम्पोर्टेंट इन लोगों में टोडरमल, ये इकनॉमिस्ट थे, और कहा जाता है अकबर ने जितने भी इकोनॉमिक सुधार लाए उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। चाहे देसाल सिस्टम हो, चाहे जब्ती सिस्टम हो, यही लाए थे। भगवान दास, ये भी एक मनसबदार थे। मान सिंह भी एक मनसबदार थे, और मान सिंह आगे इनको जंगों में बहुत साथ देंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई में यही अकबर के बिहाफ पर लड़ेंगे। तानसेन इनके म्यूजिशियन थे। इसके अलावा इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, 8-9 म्यूजिशियन और इनके दरबार में रहा करते थे। मेन म्यूजिशियन तानसेन थे। उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी एक पोएट थे, और ये हिंदी की पोइट्री भी लिखते थे। इसके अलावा इन्होंने पर्शियन में तुज़ुक जहांगीरी, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसको भी ट्रांसलेट किया। एक थे मुल्ला दो प्याजे, जो ह्यूमर के लिए फेमस थे, अकबर को सिर्फ हंसाने का काम करते थे। तो ये हो गया अकबर के 9 रत्नों। एक बात और बता दूं, अकबर का पीरियड कहलाता है गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्योंकि इनके दरबार में काफ़ी हिंदी कवि थे। इसके अलावा इनकी टाइम में एक कंटेम्प्रेरी बहुत हिंदी के फेमस पोएट हैं वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, जिनका नाम था तुलसीदास। तो अगर पूछ ले तुलसीदास किस मुगल बादशाह के कंटेम्प्रेरी थे, तो वो अकबर के कंटेम्प्रेरी के, अकबर के समकालीन थे। तो ये बात हो गई इनके 9 जेल्स की। अब कुछ इनके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। फिर जो बातें रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अकबर का इतने काम है 49 ईयर्स के, काम एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो अगली वीडियो लेके आएंगे। बस इनके कुछ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, इनकी वॉर और कुछ पॉइंट जो छूट रहे हैं वो अगली वीडियो में लाएंगे। तो अब बात करते हैं अकबर के कुछ मेन कंस्ट्रक्शंस की, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आगरा फोर्ट बनवाया इन्होंने 1565 से 80 के बीच। लाहौर फोर्ट है इनका बनाया हुआ। अजमेर फोर्ट इनका बनाया हुआ है। और अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर जो बड़ी देख है वो भी इनकी बनाई हुई है।
फतेहपुर सीकरी जो जगह है आगरे के पास, वो इन्होंने इस्टेब्लिश की और वहाँ पर टॉम बनवाई हज़रत शेख सलीम चिश्ती की। ये एक सूफ़ी थे जिनको ये माना करते थे अकबर, और इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम शेख सलीम रखा था। इसके अलावा इबादत खाना 1575 में बनाया जिसको रिलीजियस पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो पूछ ले किस बिल्डिंग को रिलीजियस पार्लियामेंट कहा जाता था। इसमें शुरुआत में ये मुस्लिम्स के लिए था, बाद में सभी रिलीजन के लिए इसको खोल दिया गया और यहाँ पर डिस्कशन होता था रिलीजन पर। एक अटक फोर्ट है, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट है। तो लाहौर फोर्ट जो है ये आप बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इन्होंने कुछ दिन अपनी राजधानी लाहौर को भी रखा था। तो लाहौर भी इनकी राजधानी रही है। तो लाहौर फोर्ट इनका बनाया हुआ है। सॉरी, 2 बार लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया था हमने लाहौर फोर्ट। तो कुछ दिन, एक नाम और इनका बता दूं, इनका बचपन का एक नाम और था बदरुद्दीन। बहुत रेयरली आपको मिलेगा इनका ये नाम सुनने को, बहुत कम लोग जानते हैं। जलालुद्दीन तो ज़्यादा लोग जानते हैं, ये बहुत कम जानते हैं कि बदरुद्दीन मोहम्मद भी नाम था इनका बचपन का। बदरुद्दीन मोहम्मद भी इनके एक बचपन का नाम था। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है तो अगली वीडियो में इनके कुछ इनकी बैटल्स और इनके टाइम में ट्रांसलेशन बुक्स का वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों से करवाइए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं अकबर के सेकंड पार्ट के साथ।